हेलो बच्चों, आज हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? तो देखिए बेटा, हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास मटेरियल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है। सेमीकंडक्टर के बारे में हम 9th यूनिट के अंदर डीपली पढ़ेंगे। कंडक्टर के बारे में आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो। अब इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर आपको पता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। यहां हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स एक प्रकार के इंसुलेटर हैं, लेकिन जब हम इनके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस केस में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाते हैं। ठीक है। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये अपना इफेक्ट शो करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर हो गया और दूसरा क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। ठीक है, दो प्रकार के हो गए, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहले आता है अपने पास कि पोलर मॉलिक्यूल्स है वो कौन से होते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं बेटा जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट होता है। ठीक है, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में आपको सेपरेशन मिलेगी, आपस में उनके चार्जेस जो है वो कोइंसाइड नहीं करवाएंगे। जैसे रहा a molecule in which center of positive charge does not coincide with the center of a negative charge। ठीक है, और ये क्यों होता है? ये उसकी एसिमेट्रिक शेप की वजह से होता है। ठीक है, उसकी सिमेट्रिकल शेप नहीं है ये। जैसे ये हमारे पास हो गया HCl का हो गया। ठीक है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर जैसे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव वैलेंसी हो गई, यहां पर नेगेटिव हो गई, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों एक डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास वाटर का अगर केस ले ले तो वाटर में क्या होगा? ऑक्सीजन हो गया और दो आपके पास से हाइड्रोजन हो गए, तो इनका सेंटर भी क्या है? एक डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट है। अब दो चार्जेज एक डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट हैं तो वो क्या करेंगे? वो अपना डायपोल मोमेंट देंगे, यानी उनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इवन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, चाहे उसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड हो या न हो, तो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनका परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए जैसे इसमें आपके पास, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो बेटा, जब तक हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है, ठीक है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस प्रकार से रैंडमली मूव करते रहते हैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव ये इस प्रकार हो गया, ये इस प्रकार हो गया, यानी ये क्या करेंगे? रैंडमली मूव करते रहेंगे। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इन ए डाइलेक्ट्रिक पॉइंट इन रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, ये रैंडमली डायरेक्शन में होते रहेंगे, और जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा, तो इनका डायपोल मोमेंट क्या? अब इसका भी डायपोल मोमेंट होता है, इसका भी होता है, इसका भी, हर एक का डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि एक दूसरे का जो इफेक्ट है ये जीरो कर देंगे। जो डायपोल मोमेंट है पोलर मॉलिक्यूल का वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे। तो एवरेज जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, या फिर जो नेट डायपोल मोमेंट देखे तो वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करने की कोशिश करेंगे। जिस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है उसी डायरेक्शन में ये हो जाएंगे। हाउएवर द
अलाइनमेंट इज नॉट कंप्लीट ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो देखिए बेटा, ये सारे के सारे एक दूसरे को करेंगे, इस प्रकार से सारे हैं वो एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जो है मॉलिक्यूल वो थर्मल एजिटेशन, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर थर्मल एनर्जी होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर थर्मल एनर्जी होती है और उसकी वजह से वापस वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। तो अगर हमने कंप्लीट अलाइनमेंट चाहिए इन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल को पूरी तरह से हमने क्या करना है, एक ही डायरेक्शन के अंदर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो चीजें कर सकते हैं। एक तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और बढ़ा दें, इसकी पावर जो है वो हम और ज्यादा कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, ये सारे के सारे है वो इसी डायरेक्शन में होने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा हम ये कर दें, जो इनके अंदर एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी इनके पास है, उस एनर्जी को ही कम कर दें जिस एनर्जी से ये वापस अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यानी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, थर्मल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर, तो उसका टेम्परेचर कम कर दे। देखिए, द कंप्लीट अलाइनमेंट कैन बी ऑब्टेन बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। या तो स्ट्रेंथ बढ़ा दे हम और बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, या हम क्या कर दे, उसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर दे। द पोलर मॉलिक्यूल possess ए परमानेंट डायपोल मोमेंट एंड बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस प्रकार से जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक परमानेंट डायपोल मोमेंट शो करते हैं और एक इलेक्ट्रिक डायपोल का बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, द डाइलेक्ट्रिक्स विद पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी वो डाइलेक्ट्रिक्स जो पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। अब टॉपिक है अपने पास से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल वो होते हैं बेटा जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्साइड करवाता है। जैसे हमने क्या मान लिया कि हमारे पास इस प्रकार से कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर क्या होता है, आपस में कॉन्साइड करवाता है, तो वो क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मान लिया बेटा हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज ये तो इधर जाने की कोशिश करेगा और ये इधर जाने की कोशिश करेगा, यानी जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दोनों के बीच में सेपरेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और हम मान लें कि इस प्रकार से हमारे पास से ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, इस प्रकार से ये सेपरेट हो गए, ठीक है। इनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो क्या हो गई, यहां से सेपरेट हो गए। अब अगर सेपरेशन हो गया तो इसके अंदर आपके पास ये जो है, यहां हमने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवा रखा है इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब सेपरेट हो गए तो ये भी अपना क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे अंदर ही अंदर, ठीक है। और वो किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसको हम क्या बोल देंगे, ई आई बोल देंगे। ई आई क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। अब ये कंटिन्यू जो इनके बीच में सेपरेशन है वो चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक ये जो इंटरनल फोर्स है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ है इसकी वजह से इंटरनल फोर्स लग रही है, ठीक है। ये इंटरनल फोर्स, ये हमने एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसकी वजह से जितनी फोर्स लग रही है, जब तक ये दोनों फोर्स बराबर नहीं हो जाती तब तक इनके बीच में सेपरेशन है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा था तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो डायपोल मोमेंट है वो क्या था, इनका जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इनका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल
मोमेंट हो जाएगा, क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, देखिए, एज देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो इनका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन तो है ही नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो हमारे पास डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। वह ने, और ये जो बताया इसमें, जैसे एग्जांपल दे दिए इसमें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी शेप जो है वो कैसी है, सिमेट्री है। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं है। वह ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर देते हैं, इसको रख देते हैं, तो अभी आपको बताया था मैंने कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है इनके बीच में सेपरेशन बन जाएगा। तो वो क्या होगा, कब तक सेपरेशन बनेगा इनके बीच में, ये सेपरेशन चलता रहेगा जब तक जो फोर्स है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बैलेंस नहीं हो जाती इंटरनल फोर्स के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये जो देखो पहले क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड करवा रहे थे। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे दूर दूर जाने स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा और ये उधर जाना स्टार्ट हो जाएगा, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सेपरेशन कब तक बनता रहेगा, जब तक इसके इंटरनल चार्ज जो सेपरेट हुए हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक डायपोल, या यूं कहें जो फोर्स डेवलप हुआ है, इंटरनल फोर्स, वो फोर्स और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, इस प्रकार का जो मॉलिक्यूल होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड डायपोल कहेंगे। ठीक है, और डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाएगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या कहें, द डाइलेक्ट्रिक्स विद नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी वो डाइलेक्ट्रिक्स जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। इस केस के अंदर जो नेट इफेक्ट होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर जो देखे इसमें, तो वो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर सेम रहेगा। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मॉलिक्यूल होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, या यूं कहें कि डाइलेक्ट्रिक्स वो कैसे हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स थे। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या कहता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है इस प्रकार से। ठीक है, जब हमने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा रखा तो नेट जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है, यहां पर 0 है। हमने क्या किया, फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में क्या हो जाएगी, स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देंगे, इसमें खिंचाव शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो खिंचाव शुरू हुआ इसके बीच में, जो स्ट्रेचिंग हुई है, उस वजह से जो चार्जेज हैं उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए, द स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेज इन द एटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी वजह से इसके बीच में जो चार्जेस थे उनके ऊपर स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो गई इसमें, और जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जैसे ही उन्होंने एक्वायर कर लिया तो वो जो डायपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है,
इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, यानी P जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E के, और ये क्या होगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा इसमें, जो आपके पास एक प्रोपोर्शनलिटी, और इसको जब हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जो है इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा दिया अल्फा, और अल्फा को हम क्या कहेंगे एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। क्या कहलाएगा अल्फा? एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे पास P आया है जो डायपोल मोमेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे आ गया था E के। ठीक है, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा आपके पास से। अब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हमने हटा दिया तो क्या कांस्टेंट लगा दिया, अल्फा कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से अल्फा की वैल्यू निकाले, अल्फा की वैल्यू अगर यहां से कैलकुलेट करते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा? P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा जो है क्या है आपके पास से एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी हो जाएगा। इसकी यूनिट अगर निकाले हम, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की यूनिट अगर निकाले तो जो डायपोल मोमेंट है इसका फार्मूला होता है Q इंटू 2a के बराबर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट जो हो गया यहां पर, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? फोर्स बाई चार्ज जो हो जाएगा F बाई Q नॉट। तो देखिए Q की क्या हो जाएगी आपके पास? कूलम, और 2a डिस्टेंस हो गया मीटर। एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होती है। और फोर्स की हो जाएगी न्यूटन, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? चार्ज की कूलम हो जाएगी, और ऊपर जाएगा तो पर कूलम हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यहां से अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए ये जो कूलम है ये ऊपर चला जाएगा तो कूलम की पावर यहां कर देते हैं हम, ऊपर हो गया कूलम स्क्वायर, हम इसको ऊपर लेके चले गए। ठीक है, और यहां है मीटर स्क्वायर, मीटर है, और ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा जैसे पॉजिटिव हो गया, एक ऑलरेडी पहले था, ये नीचे कूलम स्क्वायर है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट गया, क्या बच गया आपके पास? मीटर क्यूब। यानी इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला वो किसके इक्वल हो जाएगा? मीटर क्यूब यानी L क्यूब। हमारे पास क्या होगा? एक वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक है, यानी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की डायमेंशन जो है वॉल्यूम के बराबर होगी। और वैल्यू जो होती है अल्फा की, अल्फा फॉर मोस्ट ऑफ द एटम्स is of the order of 10 to the power minus 29 meter cube to 10 to the power minus 30 मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बीच में ये लाई करती है। ठीक है, तो जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है वो हमारा इस ऑर्डर का होता है। अब अगला जो टॉपिक है अपने पास से वो है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसा बिहेव करते हैं। तो हमने क्या मान लिया, इस प्रकार से एक ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान ली। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है यहां पर, इस पूरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरी प्लेट के ऊपर क्या इधर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यानी हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी ABCD। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा और हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई कर दिया,
तो यदि मान लो ये हमारे पास जो है पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो है अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेंगे, अलाइन करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सारे क्या हो जाएंगे, वो इस प्रकार से हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन, इस प्रकार से होते रहेंगे। तो देखिए ये जो हमारे पास है, जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसके साथ ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली हैं। तो बहुत क्लोज होने की वजह से ये जो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव जो है, ये अपने आप को जो अपना इफेक्ट है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ऐसे ही ये वाले अपने आप को न्यूट्रल कर देंगे, सेम ये न्यूट्रल कर देंगे। यानी इस फेस के ऊपर क्या बच गया, हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया, और इस फेस पर क्या बच गया, सिर्फ आपके पास से पॉजिटिव चार्ज बच गया। यानी ये जो पूरा सिस्टम है, ये अंदर का जो यहां से यहां तक का हमने बता दिया, इसको हम कहेंगे बल्क। ये जो पूरा जो डॉटेड लाइन दिखा रखी, ये डॉटेड लाइन का जो एरिया है, यहां पर जो इफेक्ट होगा वो क्या कर देगा, इसमें न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, और जो अंदर जो आपके पास फिर बच जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, और इनकी वजह से क्या हो जाएगा, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया आपके पास। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको EI से रिप्रेजेंट किया, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी अब डॉटेड लाइन वाला सिस्टम है ना, यहां पर जो इफेक्ट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया पूरा, सिर्फ बच क्या गया, ये बाहर वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ठीक है, अब टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकाले तो वो किसके बराबर होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था उसमें से हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर दिया, तो वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है इसमें, ये कहता है कि लेट अस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स स्लैब ABCD प्लेस्ड बिटवीन P एंड Q, इसके बीच में हमने प्लेस कर दी, और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब तो क्या होंगे, जो स्लैब P है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो Q है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये स्लैब क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो जाएगी, और इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो जाएगी तो मॉलिक्यूल जो है स्लैब का वो कैसे हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ओरिएंटेड हो जाएंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, और इस वजह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड अपीयर ऑन द पॉजिटिव साइड। तो नेगेटिव चार्ज किधर हो जाएगा, जो ये पॉजिटिव साइड की तरफ हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाएगा, टुवर्ड्स Q जो हो गया। इन द बल्क ऑफ स्लैब नेट चार्ज इज जीरो। तो जो ये अंदर वाला जो एरिया है, ये जो बल्क का हमने कहा है, इसको बल्क बोला है, यहां पर जो है नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, बिकॉज द पॉजिटिव साइड ऑफ वन पोलराइज मॉलिक्यूल इज नियर टू नेगेटिव साइड ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव जो है दूसरे के नेगेटिव के साथ है, बहुत क्लोजली है। तो पोलराइजेशन चार्ज जो है हमारे पास इंड्यूस्ड ऑन टू फेस ऑफ स्लैब प्रोड्यूस्ड ओवन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो हमारे पास चार्ज बच गया जो बाहर वाला, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, जिसे क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। हमने तो ऐसे अप्लाई किया था, और ये किधर डेवलप हो गया, ये आपका इस प्रकार डेवलप हुआ है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू E नोट माइनस EI के बराबर। या हम ये कह सकते हैं कि ऑन प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक एट ए रिड्यूस। तो जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिड्यूस हो जाएगी। यानी डाइलेक्ट्रिक क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। ठीक है, उसके बाद जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए, इसमें कहता है कि ये रेशियो होता है, इट इज ए रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है,
भी कितना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और कितनी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स वो रिड्यूस हुई, यानी डाइलेक्ट्रिक्स ने कितनी वैल्यू को रिड्यूस किया है। इसको के से डिनोट करते हैं, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो के किसके इक्वल हो जाएगा, ई नोट बाई ई के इक्वल, और ई की वैल्यू क्या थी, ई नोट माइनस ई आई, तो यहां हो जाएगी इसकी वैल्यू। ई नोट जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि के की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी 1 से। वैक्यूम के लिए अगर देखें तो के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ऐसे एयर के लिए अगर देखें तो 1.0006 होती है। मिका के लिए अगर देखें के की वैल्यू वो क्या होती है, 6 होती है, ठीक है। इसमें एक और बात है बेटा, जैसे आपको पता है कि मेटल जो होता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर जो हमारे पास के की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पुट करें हम, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया किसी मीडियम का, जो अंदर वाला जो पोर्शन हो गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो के की वैल्यू अगर यहां हम पुट करें, सॉरी इसकी ई की, तो क्या हो जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मेटल का वो कितना होता है, इनफाइनाइट। ये एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है और इनके बीच में जो रिलेशन है ये भी पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान रखना आपने। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है बेटा, ये होती है कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कितना हमारे पास इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी सब्सटेंस हमारा कितना पोलराइज हुआ है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी पोलराइजेशन डेंसिटी कहलाएगी इसमें, ठीक है। इसको हम पी से हम डिनोट करते हैं, यानी जब कोई हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि हमारे पास देखिए इस प्रकार से कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गई, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखा, तो इसके साइड हमने मान लिया कि नेगेटिव चार्ज हो गया और इधर हमने क्या मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसका एरिया हमने क्या मान लिया, ए एरिया है, ये डिस्टेंस है वो क्या हो गया, डी डिस्टेंस है। तो यहां पर जो चार्ज डेवलप हुआ है वो इंड्यूस चार्ज डेवलप हुआ है, तो क्या बोल दिया हमने, क्यू आई बोल दिया, और यहां पर जो डेवलप हुआ है वो भी आपके पास क्यू, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि जब हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दो प्लेट के बीच में रखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ई नोट अप्लाई किया है, तो जो स्लैब है वो क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी, ठीक है। और इंड्यूस चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू वाई और प्लस क्यू वाई ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ स्लैब। और इस इंड्यूस चार्ज की वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था। तो यहां पर क्या हुआ, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक्स ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, वह नो डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, ठीक है। टोटल फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक्स इज रिड्यूस फ्रॉम द केस व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हमने बताया कि ए एरिया है प्लेट का और डी डिस्टेंस है दोनों के बीच का। तो यहां पर सिग्मा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर, ठीक है। नेगेटिव क्यू आई जो है और प्लस क्यू आई ये हमारे पास इंड्यूस चार्ज है, दोनों फेस के ऊपर डेवलप हुआ है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, डायपोल मोमेंट ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज डिवाइड बाय पर यूनिट स्लैब, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इंटू 2a होता है हमारे पास, और 2a यानी डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना हमने लिया है, d लिया है, और क्यू कितना है, क्यू आई जो हो गया। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डायपोल मोमेंट कितना हो गया, क्यू आई इंटू डी के बराबर, और वॉल्यूम एरिया इंटू में जो डी डिस्टेंस हो गया, तो इस डी से ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आई इंटू ए हो जाएगा। और क्यू बाई ए हमारे पास किसके इक्वल थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगी, सरफेस जो डेंसिटी है ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज की हो जाएगी। तो हमारे पास से डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है उसको जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाता है और कितना हो जाएगा, ई नोट माइनस ई आई के इक्वल। ये पहले वाले में भी हमने निकाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके इक्वल आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर होता है, बता रखा आपको। और माइनस में जो आपके पास ई आई है ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको ई नोट माइनस में सिग्मा जो है आपके पास सिग्मा आई, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी जो आपके पास हो गया इसमें सिग्मा आई, ये आपके पास यहां क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो ई नोट माइनस में क्या हो जाएगा, पी बाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बताया ना आपको यहां पर P जो है क्यू आई बाई ए के इक्वल है और इसको क्या बोल दिया हमने, सरफेस डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज बोल दिया सिग्मा आई। तो सिग्मा आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ये रहा आपका, तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद जो आपका वो है इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, देखिए अब जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। तो ये क्या होती है, जो पोलराइजेशन डेंसिटी है किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। P जो है पोलराइजेशन डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट E के। और जब इस कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है इसको हम हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा दिया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, काई जो होता है, x जो होता है ना, x की तरह ये थोड़ा सा ऊपर से मुड़ा हुआ था, इसको बोलते हैं काई। और ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी कहेंगे डाइलेक्ट्रिक की जो हमने ले रखा है। ये जो है डायमेंशन लेस कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी क्या होता है, कि होता है प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स विच डिटरमाइन हाउ इजीली ए डाइलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज। यानी जो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी है वो क्या चीज होती है कि किसी भी जो हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, उस डाइलेक्ट्रिक को हम कितनी आसानी से पोलराइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी ये बताएगी। तो एक ये इक्वेशन थी हमारे पास, E इज इक्वल टू ई नोट पी बाई एप्सिलॉन नोट। इसकी जगह हम E जो P है, P की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या कर दिया, E इज इक्वल टू ई नोट काई एप्सिलॉन नोट E डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। और एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या बच गया, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस काई E हो जाएगा। यहां पर E नोट क्या हो जाएगा, ये काई E दूसरी साइड लेके गए तो पॉजिटिव हो जाएगा। और E नोट की वैल्यू क्या आ गई, दोनों में से E हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस काई आ गया। और डिवाइड में यहां ले आएंगे दूसरी साइड, तो E नोट बाई E 1 प्लस काई हो जाएगा। ठीक है, तो E नोट बाई E किसके इक्वल होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास K किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस काई के इक्वल आ गया। इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी भी। ये ऐसे पूछा जाता है बहुत बार, जो है सिंपली इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी न पूछ के इसको ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। तो वो आपने ये बताना है इसमें। ठीक है, ये यहां से ये प्रूव करना है पूरा। तो ध्यान रहे, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी क्या बताएगी, किसी भी डाइलेक्ट्रिक को हम कितना इजीली जो है वो पोलराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे बेटा हमने मान लिया कि हमारे पास कोई भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। ठीक है, वो इस प्रकार से हमने मान लिया कि आपके पास जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाते हैं। ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने इसमें,
तो क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे सेपरेट होने लगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को और बढ़ा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो सेपरेशन होगा, यहां पर जितना हम स्ट्रेंथ लगाएंगे वो स्ट्रेंथ क्या कहलाएगी, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। देखो इसमें क्या कहता है, तो देखिए इसमें क्या कहता है, it has been explained that when a non-polar dielectric slab is subjected to an electric field, molecule of slab get stretched, ठीक है, तो ये स्ट्रेच होने स्टार्ट हो जाएंगे। इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मोलिक्यूल ऑफ स्लैब विल बी स्ट्रेच मोर एंड मोर। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो मोलिक्यूल है वो क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्ट्रेच होने स्टार्ट हो जाएंगे और ज्यादा। ए स्टेज will reach when electron get detached from molecule of dielectrics। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब इलेक्ट्रॉन वहां से अलग हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहेंगे। द डाइलेक्ट्रिक वुड स्टार्ट कंडक्टिंग, तो उस केस में जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वहां से निकल गए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो अभी बताया था आपको कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव, दोनों जब अलग अलग हो गए तो इलेक्ट्रॉन अगर अलग हो गए तो इसका मतलब ये मूव करने लग गया, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वहां पर क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस जो होगा ये भी कह सकते हैं हम, और पोटेंशियल ग्रेडियंट that can be applied to dielectric without its electric breakdown, बिना इसके इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के जो हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली अप्लाइड इज ओनली 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की उसके 10% हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, वो सेम होती है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, दैट इज वोल्ट पर मीटर। लेकिन जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वो होती है किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, ठीक है। ये टेबल बता रखी है, जैसे इसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बता रखी है कितनी होती है, देखो जैसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दे दिया, एयर की बात करें, ठीक है, पोर्क्लेन, पेपर, पेरेक्स, रबर, मिका, वैक्यूम, इन सब की जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो दे रखी। इसकी 0.8 से 1 तक लाई करती है, 4 से 8 तक, 14 से 16 तक एंड सो ऑन। और वैक्यूम की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इनको आपने बेटा अच्छे से करना है। ये आपको डायरेक्ट बुक से जो है इसलिए समझाए गए हैं क्योंकि आप थ्योरेटिकल पोर्शन था और टाइम ज्यादा लग जाता, तो इनको आप आसानी से जो अपने नोट्स है वो बना सकते हो। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप जो डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रॉब्लम लिखें। थैंक यू।